साथियों को मेरा नमस्कार। हम शुक्ल जी की पुस्तक से वीरगाथा काल प्रकरण 3 देशभाषा काव्य को देख रहे हैं और इसमें हमने समाप्त किया है पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदायी कृत। तो अब यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ रही थी पृथ्वीराज रासो से, आज हम उसको देखेंगे। पंक्तियों को ध्यान में रखना है। महत्वपूर्ण पंक्तियाँ जो महत्वपूर्ण रहती हैं उसको इम्पोर्टेंट करके देख लेते हैं, क्योंकि वो पूछी गई पंक्तियाँ रहती हैं, दोबारा पूछने का चांसेज उसमें रहता है। तो आइए देखते हैं जो पंक्तियाँ इसमें बची हुई थी। पृथ्वीराज रासो के पद्मावती समय के कुछ पद्य नमूने के लिए दिए जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है और पद्मावती समय के पंक्ति नमूने दिए गए हैं। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है कि जो पंक्ति हम पढ़ रहे हैं ये पद्मावती समय से हैं। आइए पढ़ते हैं। पहली पंक्ति है और ये मोस्ट है। हिंदुवान थान उत्तम सुदेश तह उदित द्रुग दिल्ली सुदेश संभरी नरेश चौहान थान पृथ्वीराज तहाँ राजन तभान। तो इसमें पृथ्वीराज का नाम ही आया हुआ है। तो एक पंक्ति ये हो गई। अगली पंक्ति है संभरी नरेश सोमेश पूत। यहाँ पिता का नाम आ गया सोमेश्वर का। संभरी नरेश सोमेश पूत देवत रूप अवतार धत जही पकरी राह साहब लीन तिहु बेर करी पापी पहीन सिग्गी निसुसद गुनी चढ़ी जंजीर चुक्कई न सबद बेधंत तीर। ये पंक्ति भी महत्वपूर्ण है। फिर है और जो मोस्ट है यहाँ पे ये वाली पंक्ति, इसको मोस्ट में रखिए क्योंकि ये पूछी गई पंक्ति है। मनहु कला ससभान कला 1600 बन्ने बाल बैस ससिता समीप अमृत रस पिन्नय बिगसी कमल स्निग्ध भमर बेनु खंजन मृग लुट्टय हीर कीर अरुबिंब मोती नखसी अहि धुट्टय। तो ये पंक्ति भी किससे है? पृथ्वीराज रासो से है। अगली पंक्ति है कुटिल केस सुदेश पोह परिचियत पिक्क सद कमल गंध वय संध हंस गति चलित मंद मंद। तो ये हंस गति चलित मंद मंद को ध्यान में रखेंगे। ये पंक्ति पृथ्वीराज रासो है, वैसे ही ध्यान में रह जाएगा। कुटिल केस सुदेश पोह परिचित चियत पिक्क सद कमल गंध वय संध हंस गति चलित मंद मंद श्वेत वस्त्र सोहै शरीर नस स्वाति बूंद जस भमर भवति भुल्लहि सुभाव मकरंद वास रस। अगली पंक्ति है प्रिय पृथ्वीराज नरेश जोग लिखि कग्गर दिनो लगन बरब रचि सरव दिन द्वादश ससिलिन्नो सै 11 अरु 30 सास संवत परमानः जो पितृ कुल शुद्ध वरन बरी रखहु प्राणः। तो ये पंक्ति हो गई पृथ्वीराज से। अगली पंक्ति देखिए। दिखंत दिथि उच्चरी वर इक शलक विलंब न करई अलगार रयनि दिन पंचमही ज्यों रुक्मिणी कन्हर वरई संगह ससे लिह सहस बाल रुक्मिणी जेम लज्जत मराल पूज्य गौरी शंकर मनाए दक्षिणय अंग करी लग्गे पाए फिर देसी देसी पृथ्वीराज हंसी हंसी मुद्द मुद्द चर पट्टलाज। तो ये पंक्ति किससे है? पृथ्वीराज रासो से है। अगली पंक्ति ये पंक्ति जो है ये मोस्ट है यहाँ पे। बज्जी घोर निशान रान चौहान चहु दिस सकल सूर सामंत समरि बल जंत्र मंत्र तिस उठी राज पृथ्वीराज बाघ मनु लग वीर नट। इस तरह से ये पृथ्वीराज रासो की क्या थी? पंक्तियाँ थी। फिर से देखिए। कढ़त तेग मन बेग लगत मनु बिज्जू छट्ट घट थकी रहे सुर कौतिक गगन रंगन मगन भय सोन धर हृदय हर्षि वीर जग्गे हुलसी हुरेव रंग नवरत्तवर। अगली पंक्तियाँ देखिए पृथ्वीराज रासो से ही हैं। शुरासान मुलतान खंधार मीर बलस स्यों बलम तेग अचूक तीर रुहंगी फिरंगी हलब्बी सुमानी ठठी ठट्ठ भलोच ढालम निशानी मंजारी चसी मुख जम्बूक लारी हजारी हजारी हुके जोध भारी। तो इस तरह से हमने जितनी भी पंक्तियाँ थी ये पृथ्वीराज रासो से ली गई हैं और इसमें पद्मावती समय को हम लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे अगले कवि के रूप में भट्ट केदार और मधुकर कवि को पढ़ेंगे। इनकी जो रचनाएं हैं वो लगभग अगर देखी जाए तो कन्नौज के जो राजा थे जयचंद, उनको उनके हिसाब से लिखी गई थी। कहा जाता है कि जिस तरह से चंद
पृथ्वीराज पर लिखे हैं, उसी तरह मधुकर कवि और भट्ट केदार ने भी कन्नौज के राजा जयचंद पे लिखा है। आइए देखते हैं क्या लिखते हैं भट्ट केदार और मधुकर कवि। भट्ट केदार का समय है संवत 1224 और मधुकर कवि का है 1243। तो यहाँ पे इनका समय एक ही में जिस हिसाब से दिया है, इसको आप लोग एक बार देखें। इतना कम समय किसी का नहीं होता है, इसलिए दोनों कवियों को साथ में रखा है, भट्ट केदार को और मधुकर कवि को। तो इनका संवत भी साथ में दिया है। संवत 1224 में भट्ट केदार और संवत 1243 में मधुकर कवि हैं। इनके लिए क्या लिखते हैं कि जिस प्रकार चंद्रवरदायी ने महाराज पृथ्वीराज को कीर्तिमान किया, उसी प्रकार भट्ट केदार ने कन्नौज के सम्राट जयचंद का गुण गाया है। मैं पहले भी बताई थी। तो जिस प्रकार से चंद्रवरदायी ने पृथ्वीराज को कीर्तिमान किया था, उसी प्रकार जो भट्ट केदार हुए थे, इन्होंने कन्नौज के राजा जयचंद का गुण गाया था। रासों में चंद और भट्ट केदार के संवाद का एक स्थान पर उल्लेख भी है। जो रासो ग्रंथ है पृथ्वीराज। अब यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण इसको आप प्रश्न समझिए कि चंद और भट्ट केदार के संवाद का किस स्थान पर उल्लेख किया गया है। महत्वपूर्ण है ना। भट्ट केदार कौन है? ये जयचंद के गुण को लिखने वाले हैं और इनके विरोधी कौन है? चंद हैं। ये दोनों अलग अलग राजाओं पे लिखने वाले हैं। भट्ट केदार अलग राजा के लिए यानी कि कन्नौज के राजा के लिए जयचंद के लिए लिख रहे हैं और चंद अपने पृथ्वीराज के लिए लिख रहे हैं। अब इन दोनों का संवाद, दोनों कवियों का संवाद कहाँ पे आया है? तो रासों में आया है। रासों मतलब पृथ्वीराज रासों में। रासों में यानी कि पृथ्वीराज रासों में। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसको एक बार और देखिएगा कि चंद और भट्ट केदार का संवाद किस ग्रंथ में पाया गया है? तो पृथ्वीराज रासों में पाया गया है। भट्ट केदार ने चंद्रप्रकाश नाम का एक महाकाव्य लिखा था, जिसमें महाराज जयचंद के प्रताप और पराक्रम का विस्तृत वर्णन किया है। छोटा मोटा वर्णन नहीं किए हैं ये भी। जैसे चंद्रवरदायी भी विस्तृत रूप में लिखे हैं, वैसे ये भी विस्तृत रूप में लिखे हैं। 3 बातें यहाँ ध्यान रखेंगे कि जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है? तो भट्ट केदार की है। जयचंद्र प्रकाश कैसी रचना है? ये एक महाकाव्य है। किसके लिए लिखी गई है? जयचंद्र और उसके प्रताप और पराक्रम का वर्णन है। कैसा वर्णन है? विस्तृत वर्णन है। ये बातें इसमें महत्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार का जयमंक जस चंद्रिका नामक एक बड़ा ग्रंथ मधुकर कवि ने लिखा है। अब जयमंक जस चंद्रिका है, ये बड़ा ग्रंथ है ये भी, और किसने लिखा है? मधुकर कवि ने लिखा है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जयचंद्र प्रकाश और जयमंक जस चंद्रिका दोनों रचनाओं में दोनों जय जैसे शुरू हैं। कभी कभी रचनाकारों में कन्फ्यूजन होता है कि कौन किसका है। आप केवल ध्यान रखिएगा, जो छोटा नाम छोटी रचना है उसमें छोटा कवि का नाम भी होगा, और जो बड़ी रचना है उसमें बड़े कवि का नाम बड़ा होगा। अब जयचंद्र प्रकाश ये छोटा नाम है तो भट्ट केदार भी छोटा नाम है, और यहाँ जयमंक जस चंद्रिका बड़ा नाम है तो मधुकर के साथ कवि जुड़ करके ये भी बड़ा नाम हो गया है ना। भट्ट केदार एक ही साथ जुड़ा हुआ है, और जयचंद्र प्रकाश भी छोटा है तो साथ में भट्ट केदार भी छोटा नाम है। लेकिन जयमंक जस चंद्रिका तो ये बड़ा नाम है, तो मधुकर के साथ कवि लगने से ये भी बड़ा नाम हो गया। तो ऐसे हम लोग इनको ध्यान में रखेंगे। पर दुर्भाग्य से दोनों ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है। भले ही ये रचनाएं मानी जाती हैं कि ये मधुकर कवि और भट्ट केदार की हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य है, साहित्य का कहिए कि ये आज दोनों भी उपलब्ध नहीं है। लेकिन इसका उल्लेख मिलता है, ये रचनाएं इनकी हैं। ये भी तो कोई प्रमाण के आधार पर कहा जाता है ना, कि कैसे बताया गया कि ये भट्ट केदार या मधुकर कवि की रचनाएं हैं, तो इसका कुछ ना कुछ प्रमाण जरूर है। तो इसलिए उसको बताते हुए कह रहे हैं, केवल इसका उल्लेख मिलता है। और इसका उल्लेख कहाँ पे मिला है? तो सिंघायच दयालदास कृत राठौड़ारी ख्यात में मिला है। ठीक है, एक सिंघायस दयालदास हुए थे, उनकी रचना है राठौड़ारी ख्यात, तो उसमें इनके बारे में लिखा गया है। और ये जो राठौड़ारी ख्यात रचना है सिंघायस दयालदास का, ये बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में सुरक्षित है। ठीक है, तो ये कहाँ पर सुरक्षित है अगर पूछेंगे तो राठौड़ारी ख्यात, तो ये बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में सुरक्षित है। और उसी में पता चलता है कि ये मधुकर कवि और भट्ट केदार ने जयचंद्र प्रकाश और जयमंक चंद्रिका को लिखा है। इस ख्यात में लिखा है कि दयालदास ने इस
ख्यात में लिखा है कि दयालदास ने आदि से लेकर कन्नौज तक का वृत्तांत इन्हीं दोनों ग्रंथों के आधार पर लिखा है। अब ये देखिए, जो दयालदास हुए ना, जिन्होंने राठौड़ारी ख्यात लिखा है, अब उनको ये चीज़ों का वर्णन जब करना था ना, कन्नौज तक का जो वृत्तांत इनको देना था ना दयालदास को अपने ग्रंथ में, वो इन्होंने इन्हीं दो ग्रंथों के आधार पे लिया है। कह रहे हैं दयालदास ने आदि से लेकर कन्नौज तक का जो वृत्तांत है, मतलब शुरुआत से लेकर के कन्नौज तक का जितना भी वृत्तांत है इनके राठौड़ाख्यार में, इन्हीं दोनों ग्रंथों के आधार पर लिखा है। तो जयचंद्र प्रकाश और जयमंक जस चंद्रिका को ही आधार करके लिखा है, कह रहे हैं। आगे देखिएगा, इतिहासज्ञ इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि विक्रम की 13वीं शताब्दी के आरंभ में उत्तर भारत के दो प्रधान साम्राज्य थे। अब जो इतिहास जानने वाले हैं, इतिहासज्ञ, वो जानते हैं, कह रहे हैं कि जो विक्रम की 13वीं शताब्दी का आरंभ था, 13वीं शताब्दी का है, तो जो हमारा उत्तर भारत था, ये दो प्रधान साम्राज्य यहाँ पे थे। कौन जानता है इस बात को? हमारे इतिहासज्ञ जानते हैं कि 13वीं शताब्दी का जो आरंभ में जब उत्तर भारत जो था, वो उसमें दो प्रधान साम्राज्य थे। एक था गहरवारों का, जिनको राठौड़ कहा जाता है, ठीक है। एक इनका विशाल साम्राज्य था और जिनकी राजधानी कहाँ थी? कन्नौज थी। तो गहरवार मतलब क्या है? राठौड़ है, कंफ्यूज नहीं होना है। गहरवार, चौहान, चंदेल हम जो पढ़ते हैं, इनमें जो गहरवार हैं ये राठौड़ हैं। और इनका जो विशाल साम्राज्य बसा हुआ है वो कहाँ बसा है? कन्नौज में था, जिसके अंतर्गत प्रायः सारा मध्य देश। अब ये जो राठौड़ों के विशाल साम्राज्य है और जिसकी राजधानी कन्नौज है, इस विशाल साम्राज्य में कौन कौन से बसे हैं? तो इसमें प्रायः सारा मध्य देश है, काशी से कन्नौज तक था, तो पूरा जो मध्य देश आ जाता है, और काशी से कन्नौज तक का जो क्षेत्र है, ये इस राठौड़ों के विशाल साम्राज्य यानी गहरवारों के विशाल साम्राज्य में आ जाता है। दूसरा चौहानों का, ये गहरवार राठौर हो गए, और दूसरा है चौहानों का। ये उत्तर भारत में उस समय के बड़े साम्राज्य थे, ठीक है। तो उस समय जो दूसरा शासन था वो किसका था? चौहानों का था। और ये चौहान जो जिनकी राजधानी कहाँ थी? दिल्ली थी। ध्यान रखिएगा, जो गहरवार थे इनकी राजधानी कन्नौज थी, और जो ये दिल्ली वाले, इनकी राजधानी दिल्ली थी चौहानों की, और जिसके अंतर्गत दिल्ली से लेकर अजमेर तक का पश्चिमी प्रांत था। और इस चौहानों वाले में कौन सा था? हमने जब पृथ्वीराज रासो को जब पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था ना कि वहाँ अनंगपाल का दिल्ली में शासन था, और यहाँ अजमेर में पृथ्वीराज के पिता ये सोमेश्वर का था। जब पृथ्वीराज हुए तो इनके नाना ने इनको गोद ले लिया था। तो जब गोद ले लिया था तो इन्होंने दिल्ली और अजमेर को एक कर लिया था, इसलिए जो चौहान हुए थे इनका जो साम्राज्य कहा जाएगा वो कहाँ तक हो जाएगा? दिल्ली से अजमेर तक का पश्चिमी प्रांत हो जाएगा। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दोनों में गहरवारों का साम्राज्य अधिक विस्तृत, धन धान्य संपन्न और देश के प्रधान भाग पर था। लेकिन अगर चौहान का अजमेर से लेकर के दिल्ली तक साम्राज्य विकसित भी था, फैला हुआ भी था, तो यहाँ पे अवगत करा रहे हैं। भले ही इसमें अब आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कह रहे हैं शुक्ल जी, कि जो गहरवार थे, इन दोनों जो उत्तर भारत में दो साम्राज्य चल रहे थे, इनमें से जो गहरवार थे उनका जो साम्राज्य था वो अधिक विस्तृत था। अगर यहाँ प्रश्न बन जाए ना कि उत्तर भारत में जो दो साम्राज्य थे उसमें किसका विस्तृत साम्राज्य था, भले ही हम उन्नति के मार्ग में देखें तो पृथ्वीराज ज़्यादा चले थे, उन्होंने ज़्यादा प्रोन्नति करी थी, लेकिन अगर विस्तृतता के आधार पर कहेंगे तो दिमाग में झट से आ जाएगा कि हाँ पृथ्वीराज ही होंगे, क्योंकि वही सब कुछ ज़्यादा आगे बढ़े थे। ये वाला दिमाग में कन्फ्यूजन आता है, लेकिन ऐसा नहीं था। पृथ्वीराज का जो क्षेत्र था वो सीमित था गहरवारों की तुलना में। तो यहाँ पर गहरवार जो थे, इनका जो साम्राज्य था वो अधिक विस्तृत था। अगर अधिक विस्तृत है तो उसमें धन धान्य संपन्न भी वो अधिक है, और ये देश के प्रधान भाग पर भी स्थित था। तो गहरवार देश का जो प्रधान भाग है वहाँ पर भी बसा हुआ था। गहरवारों की दो राजधानियाँ थी। अब इनकी दो राजधानियाँ हैं। कन्नौज तो हमको पता है, साथ में इनकी काशी भी एक राजधानी थी। अब पूछा जाएगा ना कि उस समय गहरवारों की कितनी राजधानियाँ थी, तो दो थी, एक कन्नौज थी, एक काशी थी।
इसी से कन्नौज के गहरवार राजा काशीराज कहलाए। अब यहाँ पे जो काशीराज शब्द आया है ना, एक राजधानी काशी होने के कारण जो कन्नौज के गहरवार हैं वो काशीराज भी कहलाए, क्योंकि इन्होंने काशी में भी शासन किया है ना, एक ही राजधानी नहीं है इनकी कन्नौज। तो पूछा जाए, ये काशीराज वाला प्रश्न पूछा भी जा सकता है ना, कि गहरवार कौन से साम्राज्य था जो काशीराज भी कहलाया था, और क्यों कहलाया था ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो गहरवार थे इनके दो राजधानियाँ थी, एक कन्नौज में और एक काशी में, और काशी में होने के कारण क्या हुआ था, ये काशीराज भी कहलाए थे। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि काशीराज किसे कहते हैं, तो गहरवारों को काशीराज कहते हैं। जिस प्रकार पृथ्वीराज का प्रभाव राजपूताने के राजाओं पर था, उसी प्रकार जयचंद का प्रभाव बुंदेलखंड के राजाओं पर। अब पूरा कन्नौज, पूरा ये क्षेत्र अगर जयचंद के प्रभाव में है, तो अब वहाँ पे प्रभाव भी तो जयचंद का रहेगा ना। तो बस हमको केवल दो बातें ध्यान रखनी है, जो पृथ्वीराज और जयचंद को पहले याद रखना है। जयचंद का प्रभाव कहाँ पर है, बुंदेलखंड में है, और पृथ्वीराज का प्रभाव कहाँ है, राजपूताने के राजाओं में। अगर सीधे प्रश्न पूछा जाएगा कि पृथ्वीराज का प्रभाव किन में पड़ा था, तो राजपूताने के राजाओं पर, और जयचंद का प्रभाव किस पर पड़ा था, तो बुंदेलखंड पर। दो नाम हमको, जो बुंदेलखंड के राजा थे उन पर, केवल बुंदेलखंड पर नहीं, बुंदेलखंड के राजा। जैसे हम पृथ्वीराज के लिए कह रहे हैं ना कि राजपूताने के राजाओं पर पड़ा था, जो राजपूताना था, राजपूताने के राजाओं पर इनका प्रभाव पड़ा था, वैसे ही जो जयचंद थे इनका बुंदेलखंड के राजाओं पर प्रभाव पड़ा था। कालिंजर या महोबे के चंदेल राजा परमर्दी देव, जिनका एक नाम परमाल भी मिलता है, जयचंद के मित्र या सामंत थे। अब हमने वहाँ पृथ्वीराज के लिए पढ़ा था ना कि इनके मित्र और सामंत कौन थे, स्वयं कवि ही थे, चंद्रवरदाई ही उनके मित्र और सामंत थे। लेकिन जो जयचंद हैं, जयचंद कन्नौज के जो राजा रहे हैं, इनके जो मित्र और सामंत थे वो कौन थे, परमार्दी देव यानी कि राजा परमाल थे। और ये कहाँ के राजा थे, तो कालिंजर और महोबे के राजा थे। तो ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि कन्नौज के राजा जयचंद के मित्र और सामंत कौन थे, तो परमार्दी देव थे। ये ध्यान रखिएगा, जयचंद के मित्र या सामंत कौन थे, तो परमर्दी देव थे। परमर्दी देव का अन्य नाम क्या है, परमाल है। ये कहाँ के राजा थे, तो कालिंजर और महोबे के राजा थे। परमाल कहाँ के राजा थे, कालिंजर, जिसको महोबा भी कह सकते हैं, ठीक है। चंदेल कन्नौज के पक्ष में दिल्ली के चौहान पृथ्वीराज से बराबर लड़ते रहे, और जो परमर्दी देव थे, ये चंदेल राजा है ना, यहाँ पे इनको परमर्दी देव या परमाल नहीं कहा गया है, चंदेल कहा गया है। तो जो चंदेल के नाम से जाने जाते थे परमर्दी देव, ये क्या थे, कन्नौज के पक्ष में थे, यानी कि जयचंद के पक्ष में थे, और दिल्ली के चौहान पृथ्वीराज से बराबर लड़ते रहे। एक मित्र की तरफ से ये उनसे लड़ते रहे, और जयचंद के साइड से लड़ रहे थे। और किसके पास लड़ रहे थे, पृथ्वीराज से लड़ रहे थे, ठीक है। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे। आपको याद रखना है कि चंदेल राजा कौन हुए थे, तो परमर्दी देव हुए थे, और क्षेत्र कौन सा है, महोबा या कालिंजर, हम इसको ऐसे याद रखेंगे। आगे देखिएगा, अच्छा यहाँ पे कुछ बिंदु हैं, इनको भी आप ध्यान में लिखिएगा कि जैसे शिव सिंह सेंगर का एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है कि इनकी भाटों की उत्पत्ति के संबंध में यह विलक्षण कवित्व है ना, ये बहुत अच्छा यहाँ पे एक पंक्ति है, इनको हम देख लेते हैं। प्रथम विधाता ते प्रगट भय बंदीजन, पुनि पृथ्वी यज्ञ ते प्रकाश सर सात है, मान्य सूत सौनक न बाचत पुराण रहे, जस को बखाने महासुख सर सात है। चंद चौहान के केदार गोरी साहजू के, गंग अकबर के बखाने गुण गात है, काव्य कैसे मास अजनास धन, भाटन को लूटी धरे ताकु खुरा खोज मिटी जाते हैं। अच्छी पंक्तियां हैं, यहाँ तक ध्यान नहीं पड़ता है कभी कभी। तो ये पंक्तियां किसने कही हैं, तो शिव सिंह सरोज में भाटों के उत्पत्ति के संदर्भ में कही है, नोट कर लीजिएगा इसको। ये एक कवित्व है कि प्रथम विधाता ते प्रकट भय बंदी जन, पुनि पृथ्वी यज्ञ ते प्रकाश सरसात है, माने सुत सौनक न बाचत पुराण रहे, जस को बखाने महासुख सरसात है। चंद चौहान के केदार गोरी साहजू के, गंग अकबर के बखाने गुण गाते हैं, काव्य कैसे मास नास धन भाटन को
लूट इधर ताको खूरा खोट जो मिटी जाते हैं। ये जो पंक्तियाँ हैं यानी कि क्या है, ये कवित्व है। और ये कवित्व किसने कहा है, तो शिव सिंह सरोज में ये कवित्व मिला है। और किसकी वजह से इसको कहा गया है, तो भाटों की उत्पत्ति के संबंध में इसको कहा गया है। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। भाटों की उत्पत्ति के संबंध में ये बात कही गई है। कहाँ पे कही गई है, तो शिव सिंह सरोज में कही गई है। मोस्ट ये प्रश्न मैं कहूँगी, क्योंकि अगर ये पंक्ति दे दे एकदम अंडरलाइन के नीचे दी गई हुई है, तो ये पंक्ति भाटों की उत्पत्ति के संबंध में शिव सिंह सरोज में आई हुई है। इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अब हैं जगनिक छठे कवि के रूप में। इनका समय है 1230 संवत 1230 ईस्वी। जगनिक, इनका समय है 1230 ईस्वी। इनके लिए क्या कहा जाता है कि ऐसा प्रसिद्ध है कि कालिंजर के राजा परमार के यहाँ जगनिक नाम के एक भाट थे। तो जो परमार थे, हम जब परमाल रासो पढ़ते हैं ना, परमाल रासो, तो इन्हीं परमार राजा के बारे में लिखा हुआ है। किसका लिखा है, जगनिक, तो सीधे बोलते हैं जगनिक परमाल रासो। तो जो कालिंजर के राजा परमाल हुए थे, परमार के वहाँ पे जगनिक नाम के एक भाट थे, जिन्होंने महोबे के दो प्रसिद्ध वीर आल्हा और उदल के वीर चरित्र का विस्तृत वर्णन एक वीर गाथात्मक काव्य के रूप में लिखा था। तो जगनिक ने, जो ये जगनिक हैं, इन्होंने राजा परमार के वहाँ पे, जिनको हम परमाल रासो के रूप में ग्रंथ को जानते हैं, उसको लिखा था। और उस परमाल रासो ग्रंथ में क्या लिखा है, इन्होंने दो देश प्रसिद्ध वीर आल्हा और उदल का हम उसमें पढ़ते हैं कि किस तरह से वो लड़ाई करते करते मारे जाते हैं। तो इसमें उदल का नाम भी पूछा जा सकता है ना, उदल आ रहा है तो उदय सिंह, ऐसे भी ध्यान रखेंगे। उदल का एक नाम उदय सिंह भी मिल रहा है। और कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आला और उदल दो हैं। तो आल्हा जिसको पढ़ रहे हैं उसमें दल ऐसे द का जिक्र नहीं आ रहा है, लेकिन उदल जब हम पढ़ रहे हैं ना, उदल में द हमको दिखाई दे रहा है, तो उसके जो मूल नाम है उदय सिंह, इसमें भी द आया है। इसलिए आप इसको अगर पूछ लिया ना, उदय सिंह किस सेनापति का नाम था या परमाल रासो में किसका नाम था, तो आप लिखेंगे कि उदल का नाम था। तो ये क्या है, एक वीर गाथात्मक काव्य है, क्योंकि ये वीरों की तरह लड़े हुए दो वीर योद्धा थे। तो ये एक वीर गाथात्मक काव्य के रूप में लिखा था, जो इतना सर्वप्रिय हुआ कि उसके वीर गीतों का प्रचार क्रमशः सारे उत्तरी भारत में, विशेषतः उन सब प्रदेशों में जो कन्नौज साम्राज्य के अंतर्गत थे, हो गया। तो इतना अच्छा इसमें वीर गाथात्मक प्रवृत्ति लिखी गई है कि जो फैल गई। ठीक है। जगनिक के काव्य का आज कहीं पता नहीं है, पर उसके आधार पर प्रचलित गीत हिंदी भाषा भाषी प्रांतों के गांव-गांव में सुनाई पड़ते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न कि जगनिक का भी जो ग्रंथ है ना, ये अभी प्राप्त नहीं है। बात ध्यान रखेंगे। अभी तक यहाँ हमने जो आज की हमारी ये चल रही है सेशन जो चल रहा है, इसमें हमने 3 ग्रंथ ऐसे पढ़ लिए हैं जो अभी नहीं है, यानी कि एक मधुकर कवि की रचना है, एक भट्ट केदार की रचना, जयचंद प्रकाश, एक जयमंक जयचंद्रिका मधुकर कवि, और एक जयचंद प्रकाश करके है ना, एक मिनट, कौन सा क्या है, जयचंद्र प्रकाश करके भट्ट केदार की, ये भी उपलब्ध नहीं है। और एक रचना हमको जगनिक की परमाल रासो मिल गई है, ये भी क्या है, अभी उपलब्ध नहीं है। अब आगे क्या कहते हैं, पर उसके आधार पर प्रचलित गीत, हिंदी भाषा भाषी प्रांतों के गांव-गांव में सुनाई पड़ते हैं। और इसी के आधार पर जो प्रचलित गीत हैं, कहते हैं ना आल्हा, जो गाए जाते हैं आल्हा टाइप के, तो इनके उसी के आधार पर प्रचलित गीत हिंदी भाषा भाषी प्रांतों के गांव-गांव में सुनाई पड़ते हैं। और ये गीत क्या है, आल्हा है ना। अभी भी बुंदेलखंड के आसपास आप देखेंगे तो बुंदेलखंड महोबा में ये वर्तमान में भी ये गीत आल्हा के नाम से गाए जाते हैं। तो यही चीज़ है, आल्हा के नाम से ये गीत प्रसिद्ध हुए। और कब गाए जाते हैं, तो बरसात में गाए जाते हैं। गांव में जाकर देखिए तो मेघ गर्जन के बीच में किसी अलहैत के ढोल के गंभीर घोष के साथ यह वीर हुंकार सुनाई पड़ेगी। तो वो अगर आप
बरसात के मौसम में जाएंगे ना ऐसे क्षेत्रों में जहाँ आज भी गाए जाते हैं, तो वहाँ पे अलहैत मतलब जो इन आल्हाओं को गाने वाले होते हैं वो ढोल बजाते हुए अपने जो आल्हा होते हैं इनको गाते हुए सुनाई पड़ेंगे। और ये आल्हा एक तरह से वीर हुंकार भरे गाने होते हैं ना, वीरता को बढ़ाने वाले। तो किस तरह से जैसे जगनिक का एक मिलता है, ये भी आल्हा ही है। देखिए क्या लिखते हैं, 12 बरिस ले कुकुर जीवे और 13 ले जिए सियार, बरिस 18 36 जिए आगे जीवन को धिक्कार। तो क्या कह रखे हैं ये परमाल रासु में ये पंक्ति जो आती है ये क्या कहती है, जगनिक की पंक्ति है। ये कहती है कि 12 बरस ले कुकुर जीवे, 12 बरस तक किसको जीना चाहिए, कुकुर को, और 13 ले जिए सियार, और सियार कितने वर्ष, 13 जिए तब बरस 18 छत्री जिए, अब छत्री को 18 बरस तक जीना चाहिए, आगे जीवन को धिक्कार, आगे का जीवन छत्री का बेकार है। यहाँ पे छत्री को 18 वर्ष जीने का मतलब ये है कि उसको लड़ाई में जा कर के मतलब अगर प्राणों को जाना है तो 18 वर्ष तक चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, देश के लिए प्राणों को न्यौछावर कर देना चाहिए, इतनी उनके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। तो ये इसलिए एक क्षत्रिय की जो आयु है वो 18 वर्ष से इन्होंने बताई है। इस प्रकार साहित्यिक रूप में न रहने पर भी जनता के कंठ में जगनिक के संगीत की वीर दर्पपूर्ण प्रतिध्वनि अनेक बल खाती हुई अब तक चल रही है। तो अब तक से अभी भी बुंदेलखंड महोबा के पास ये चली आ रही है। इस दीर्घ काल यात्रा में उसका बहुत कुछ कलेवर बदल गया है, लेकिन थोड़ा सा जो जगनिक के टाइम पे आल्हा गाए जाते थे उसमें और आज जो वर्तमान में वहाँ पे बुंदेलखंड महोबा में मिलते हैं उसका कुछ कलेवर बदल गया, यानी कि कुछ बहुत शब्दावलियों का प्रयोग उसमें बदल गया होगा। और जैसे जैसे देश हमारा विकास करते जाएगा, भले ही आल्हा वैसे ही गाए जा रहे होंगे लेकिन उसमें शब्दावलियों का या कुछ क्लेवर उसमें बदल गया है। देश और काल के अनुसार भाषा में ही परिवर्तन नहीं हुआ, वस्तु में भी बहुत अधिक परिवर्तन हुआ है। तो हम अभी बताए थे ना कि अब समय के अनुसार जो भाषा है ये सब बदल रही है। तो आल्हा उस तरह से कैसे गाया जाएगा जैसे जगनिक गाए हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत आल्हा का ढंग गाने का वही होगा, लेकिन शब्दावलियों का प्रयोग यहाँ पे बदल गया होगा। देश और काल के अनुसार भाषा में ही परिवर्तन नहीं हुआ, वस्तु में भी बहुत अधिक परिवर्तन होता आया है, कह रहे हैं। बहुत से नए अस्त्र जैसे बंदूक, किरीच एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, जैसे देखिए वस्तुओं में भी परिवर्तन हुआ है, जैसे अस्त्रों में ले लीजिए उदाहरण के तौर पर बंदूक और किरीच, ये बदल गए हैं। देश और जातियाँ जैसे फिरंगी है ना, तो देश और जातियाँ भी बदल गई हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में फिरंगी को ले लिया कि नाम सम्मिलित हो गए और बराबर हो जाते हैं। यदि यह ग्रंथ साहित्यिक प्रबंध पद्धति पर लिखा गया होता तो कहीं ना कहीं राजकीय पुस्तकालयों में इसकी कोई प्रति रक्षित मिलती। अब यहाँ पे शुक्ल जी क्या कह रहे हैं कि अगर यह ग्रंथ यानी कि जो परमाल रासो है यह साहित्यिक प्रबंध पद्धति पर लिखा होता, अगर इसमें साहित्यिकता भी होती ना, तो ये जरूर किसी न किसी राजा के पुस्तकालय में इसको रक्षित ये मिलती जगनिक की परमाल रासो। पर यह गाने के लिए ही रचा गया था, ये भी क्या था, विशलदेव रासो की तरह गाने के लिए रचा गया था, और इसमें पंडित और विद्वानों के हाथ इसकी रक्षा की ओर नहीं बढ़े। और जो ये गाने के लिए था तो गाने के होने के कारण जो पंडित और विद्वान मतलब जो रहते थे कि ये चीज़ों का संरक्षित करते थे, रक्षा करते थे, तो इनके हाथ ये गेय काव्य होने के कारण इनके जो हाथ थे सुरक्षा की ओर आगे नहीं बढ़े, जनता ही के बीच इसकी गूंज बनी रही। तो ये इसी तरह जनता क्या करती थी, इन आलाओं को गा गा करके सुनाया करती थी। इसलिए कहा जा रहा है कि ये राजकीय पुस्तकालयों में संग्रहित नहीं हुई साहित्यिक न होने के कारण, बस ये जनता के बीच ही गूंजती रही और गाते रहे। अब हमने दो काव्यों को ध्यान में रखिएगा जिनको गाने के लिए कहा है शुक्ल जी ने, एक तो विशलदेव को पढ़ाए हैं और एक हमको यहाँ पे जगनिक के परमाल रासो भी गेय काव्य वाली मिली है। और ये जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है ना कि बहुत मोस्ट है कि यहाँ से देखिएगा, हाँ, यह गूंज मात्र है मूल शब्द नहीं। किसके लिए कहा जाता है, यह गूंज मात्र है शब्द नहीं, परमाल रासो के लिए कहा गया है। आल्हा का प्रचार यूँ तो सारे उत्तर भारत में है पर बैसवाड़ा इसका केंद्र माना जाता है। बहुत मोस्ट प्रश्न है कि आल्हा का वैसे तो पूरा उत्तर भारत में है इसका, लेकिन मूल रूप में अगर पूछा जाए कि केंद्र क्या है इसका, तो इसका केंद्र है बैसवाड़ा। वहाँ इसे गाने वाले बहुत अधिक मिलते हैं।
बुंदेलखंड में विशेषतः महोबे के आसपास भी इसका चलन बहुत है। अब उत्तर भारत में बहुत बड़ा क्षेत्र आता है, लेकिन हर जगह इतना अच्छा नहीं गाया जाता है। लेकिन जो इसके केंद्र में गाया जाता है, केंद्र के रूप में कौन है, तो बेसवाड़ा है। और गाने वाले जो अधिक मिलते हैं बेसवाड़ा के आसपास। और सबसे बड़ी बात यह है कि बुंदेलखंड में विशेषतः जो महोबा क्षेत्र है उसमें इसका बहुत ज़्यादा आल्हा का चलन है। इन गीतों के समुच्चय को सर्वसाधारण आल्हा खंड कहते हैं। तो जो ये गीतों का समुच्चय है, जो गाने गाए जाते हैं, इसको लोगों ने क्या कहा है, आल्हा खंड कहा है। जिससे अनुमान होता है कि आल्हा संबंधी ये वीर गीत जगनिक के रचे उस बड़े काव्य के एक खंड के अंतर्गत थे जो चंदेलों की वीरता के वर्णन में लिखा गया होगा। अब यहाँ शुक्ल जी ने कह दिया है कि जिस तरह से ये जो गीतों का समुच्चय था, जो सर्वसाधारण, जिसको आल्हा खंड कहता है। अब अगर सर्वसाधारण मतलब जो जनता है वो उसको आल्हा खंड कह रही है, तो उससे हम अनुमान तो लगा ही सकते हैं। कह रहे हैं कि आल्हा संबंधी ये वीर गीत जगनिक के रचे बड़े जो उनका बड़ा काव्य का था उसके खंड के अंतर्गत थे और जो चंदेल की वीरता के वर्णन में लिखा गया होगा। आल्हा और उदल परमाल के सामंत थे। अब जो राजा परमाल है, इनके सामंतों का नाम पूछा सकता है, तो आल्हा और उदल कौन थे। इतना कष्ट भरा इन्होंने जीवन गया था, मतलब लड़ाई की थी, वो की थी, प्राण त्याग दिए। तो आल्हा और उदल जो थे ये किसके सामंत थे, तो राजा परमाल के थे। और बनाफर शाखा के क्षत्रिय थे। ये जो यहाँ है ये भी बहुत मोस्ट प्रश्न है कि जो आल्हा और उदल थे ये किस शाखा के क्षत्रिय थे, तो बनाफरी शाखा के क्षत्रिय थे। इन गीतों का एक संग्रह आल्हा खंड के नाम से छपा। और जो ये गीत थे आल्हा जो गाए जाते थे, इनका संग्रह यहाँ ये भी मोस्ट प्रश्न है ये भी, कि ऐसे प्रश्न बन सकता है आल्हा में जो गीत हैं, जो आल्हा रूपी गीत हैं, यानी कि जो आल्हा गाए जाते थे, या गीतों का एक संग्रह जो था, आल्हा गीतों का जो संग्रह था वो आल्हा खंड के नाम से छपा है ना। तो किस नाम से ये छपा था, तो आल्हा खंड के नाम से छपा है। और जो फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर मिस्टर चार्ल्स इलियट थे, इन्होंने पहल इन गीतों का संग्रह 60-70 वर्ष पूर्व छपवाया था। तो क्या कह रहे हैं, जो आल्हा खंड जो नाम हमको मिलता है ना, तो वहाँ पे फर्रुखाबाद के एक कलेक्टर थे चार्ल्स इलियट। तो चार्ल्स इलियट ने पहल इन गीतों का संग्रह करके 60-70 वर्ष पूर्व छपवाया था। तो ये जो आल्हा खंड के गीत हैं 60-70 वर्ष पूर्व किसने छपवाया था, तो इलियट ने छपवाया था, ये ध्यान रखना है। अगले कवि के रूप में श्रीधर इन्होंने संवत 1458 में रणमल्ल छंद नामक एक काव्य रचना की थी। बहुत मोस्ट प्रश्न है कि रणमल्ल छंद किसकी रचना है, तो श्रीधर की रचना है। कब की है, संवत 1454 की है। इन्होंने क्या है, ये क्या है, एक काव्य है, ठीक है, रणमल छंद। इसमें किसका विजय वर्णन दिया गया है, जो रणमल छंद है इसमें वर्णन किसका है, तो ईडर के राठौर हैं, राजा रणमल, उनकी विजय का वर्णन है। तो पूछा जाएगा कि रणमल छंद में किसका वर्णन है। याद रखिएगा रणमल्ल राजा का नाम पर ही ये रचना है ना, नाम है रणमल्ल छंद, लिखने वाले कौन है, श्रीधर हैं, और रणमल्ल छंद की विजय का वर्णन है इसमें, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है, एक प्रश्न याद रखना है, रणमल्ल छंद में किसका वर्णन है, तो याद रखिएगा कि रणमल्ल छंद में राजा रणमल्ल की विजय का वर्णन है। और राजा रणमल्ल कहाँ के थे, तो ईडर के राठौर थे, जो उसने पाटन की सुविधा जफर खां पर प्राप्त की थी। तो ये जो रणमल्ल छंद है, श्रीधर ने रणमल छंद जो बताई है, ये रणमल्ल की विजय का वर्णन है, जिसमें जो रणमल्ल हैं इन्होंने क्या किया था, पाटन के सुविधा जो जफर खां थे, जफर खां पर प्राप्त की थी। एक पद्य देखिए, अब जब इन्होंने जफर खां पर विजय प्राप्त की थी तो उसका एक पद्य देखिएगा, कैसा पंक्ति है, पंक्ति पूछी जाएगी किसकी है, श्रीधर की है, और किस रचना से है, रणमल छंद से है। क्या लिखते हैं, ढम ढमई ढम ढम कार ढंग कर ढोली ढोली जंगिया सुर कर हिरण शरणाय समुहिर सहस रसि समरंगिया कल कलहि काहल कोडिकल रवि कुमल कायर थर हरई संचरई सख सुरताण साहसी सवि संगरई। तो ये पंक्ति किसकी हो गई, रणमल छंद से श्रीधर की हो गई।
बहुत महत्वपूर्ण, कभी कभी दे देना ढम ढमई ढम ढम कार ढंकर ढोल ढोली जंगिया किसकी है, तो श्रीधर की है रणमल्ल छंद से। तो इस तरह से आज हमारा प्रकरण 3 समाप्त हो गया। कल की वीडियो में हम प्रकरण 4 को पढ़ेंगे और इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, आभार।